नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, 544 सीटों के साथ भाजपा को दी मात। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की सरकारी कोशिशों के बीच किसानों ने बनाई बड़ी रणनीति, अब सरकार को दफ्तर पहुंचने से रोकेंगे किसान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन और एमसीडी के बहाने आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में खोल दिया मोर्चा। तो दोस्तों, चारों तरफ से यहां पर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने 544, बीजेपी ने 468 सीटों पर दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, राजस्थान निकाय चुनाव में अब तक कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्ड सदस्यों यानी पार्षद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के परिणाम रविवार को घोषित किए गए, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने 544 सीटों पर और बीजेपी ने 468 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के अनुसार रविवार को घोषित 50 नगर निकायों के परिणामों में कांग्रेस के 544 उम्मीदवार, बीजेपी के 468, बसपा के साथ भाकपा और माकपा के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 12 जिलों की 50 निकायों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों में 1775 वार्ड हैं। मतदान के लिए यहां 2622 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल 14,32,233 मतदाता पंजीकृत हैं। पार्षदी के लिए कुल 7,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इन निकायों में अध्यक्ष या सभापति पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। अध्यक्ष का 20 दिसंबर को व उपाध्यक्ष का 21 दिसंबर को निर्वाचन होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को बदनाम करने की सरकारी कोशिशों के बीच किसानों ने बनाई नई रणनीति, सरकार को दफ्तर पहुंचने से रोकेंगे। जी हां दोस्तों, विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन निरंतर तेज हो रहा है। इस आंदोलन में अब कई राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं और दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी कर रहे हैं। इस बीच सरकारी स्तर पर कई केंद्रीय मंत्री लेख लिखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकारी स्तर पर भी हलचलें तेज हैं। सरकार में इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए कोई भी बीच का रास्ता निकालने का मंथन चल रहा है। इस कड़ी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच दोपहर में बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के लिए एक नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ऐसे में कयास है कि अगले 48 घंटे इस आंदोलन को लेकर काफी अहम है। इस बीच किसानों ने भी अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए किसान आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन मान रही थी, लेकिन अब इसमें कई राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं और उनके जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उससे आंदोलन और तेज हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत में सत्यवान ने कहा कि अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाह, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इस कदम से सरकार बैकफुट पर आ सकती है। इस बीच किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने खर्चे पर ऐसे लोगों को किसान बनाकर सामने ला रही है जिनका खेती से कुछ लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के किसान नेता जसबीर सिंह ने सिंगू बॉर्डर पर कहा कि सरकार ने जिन 100 लोगों को कृषि कानून के समर्थन का दावा किया है, उनमें से 90 का तो खेती से ही कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे किसान हमारे साथ हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन और एमसीडी के बहाने आपने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी खुलकर आ गई है। पार्टी के सभी नेता कल किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए उपवास रखेंगे। इस तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अहंकार छोड़कर कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार से अहंकार छोड़कर और आंदोलनकारी किसानों की मांग के मुताबिक 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की खातिर एक विधेयक लाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों की अपील के मुताबिक सोमवार को वह 1 दिवसीय अनशन करेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए, जो पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट की दया पर निर्भर हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के कई मंत्री और भाजपा नेता किसानों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। जिन सैनिक, डॉक्टर्स, खिलाड़ी, सिंगर ने देश का नाम रोशन किया, क्या वो एंटी नेशनल हैं? मैं भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूं, इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी पर तंज, अखिलेश बोले अमीरों के चारण बनकर बैठे हैं दरबारों में। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। रविवार को किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। दरअसल बीजेपी ने शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल की शुरुआत की है। इसके जरिए बीजेपी किसानों को मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदे समझा रही है। किसान पिछले 2 हफ्तों से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, इसके बावजूद बीच का रास्ता नहीं निकला है। अखिलेश यादव ने इससे पहले किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों पर ठिठुरते आंदोलनकारियों की जायज मांगों को लेकर बीजेपी सरकार हृदयहीन रवैया अपनाकर किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इस पर जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरी ठेस पहुंची है। बीजेपी सरकार पोषण करने वालों का शोषण करना बंद करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर किसानों का नक्सल और खालिस्तान लिंक है तो सरकार ने उनसे बात क्यों की? पी चिदम्बरम का केंद्र सरकार से सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को खालिस्तान समर्थकों और नक्सली तत्वों से जोड़ने पर केंद्र की खिंचाई की और सवाल किया कि अगर ऐसा है तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत क्यों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मंत्रियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के एजेंटों, नक्सली और टुकड़े टुकड़े गिरोह के रूप में वर्णित किया है। यदि आप इन सभी श्रेणियों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच कोई किसान नहीं है। यदि किसान नहीं है तो सरकार उनसे क्यों बात कर रही है? इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ केंद्र की बातचीत बंद होने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब के भाजपा नेताओं के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की। यहां शाह के आवास पर लगभग 40 मिनट की बैठक में पंजाब की स्थिति और आने वाले दिनों में किसानों का विरोध प्रदर्शन और तेज होने की स्थिति से निपटने के कदमों पर भी चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के किसानों का दिल्ली कूच, पुलिस ने की बड़े बड़े पत्थर रखकर हाईवे बंद करने की तैयारी। 10 अहम बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 17 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध को खत्म करने के प्रयास में लगी है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इस बीच दिल्ली जयपुर को बंद करने के लिए किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। इन बैठकों में अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। किसानों की ओर से आंदोलन और तेज करने तथा जयपुर दिल्ली एवं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध करने की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शहर की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के शाहजहांपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर राजस्थान हरियाणा की सीमा पर हाईवे फिलहाल दोनों तरफ से खुला है, लेकिन पुलिस ने बड़े बड़े पत्थर रखकर हाईवे बंद करने की तैयारी की हुई है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव किसानों के एक समूह के साथ शाहजहांपुर सीमा के पास दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर बढ़ रहे हैं। वह इस रास्ते से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ताज़ा संदेश के बावजूद किसान अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारी सोमवार को सभी जिला कार्यालयों में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को फिक्की के कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सुधारों पर बचाव करते हुए कहा, हम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक समृद्ध बनाने के लिए ये सभी पहल कर रहे हैं। आज भारत के किसान अपनी उपज को मंडियों और साथ ही बाहर भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की दीवारों को हटाया जा रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हजारों किसान बीते 17 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन का सरकार का प्रस्ताव बुधवार को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही दिल्ली जयपुर दिल्ली तथा यमुना एक्सप्रेसवे को शनिवार को अवरुद्ध करके अपने आंदोलन को तेज करने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राघव चड्ढा समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमित शाह के घर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे आप नेता।
जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने राघव चड्ढा समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री राघव, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी अनिल बैजल के घर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। राघव चड्ढा का जहां उनके घर पर से हिरासत में लिया गया है, वहीं ऋतुराज को थाने ले जाया गया है। साथ ही राघव चड्ढा के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसी बीच खबर है कि आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उन्हें एलजी साहब से मिलने जाना था। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह किसी को आवाज उठने नहीं दे रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा 2500 करोड़ का घोटाला किया। हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मुझे मेरे आवास से ही गिरफ्तार करवा लिया। साथ ही चड्ढा ने हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के दम पर अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दबाना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब कॉर्पोरेट्स के खिलाफ लामबंद हुए किसान लाखों मोबाइल सिम पोर्ट करने के लिए भेजे आवेदन। जी हां दोस्तों, कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के बाद कॉर्पोरेट्स के खिलाफ भी लामबंदी तेज कर दी है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मोबाइल सिम का पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है ताकि किसानों के पैसे उनके पास नहीं पहुंच सके। हरियाणा, पंजाब के हजारों किसानों ने इसकी शुरुआत कर दी है। सरकार से वार्ताओं के विफल होने के बाद किसान कॉर्पोरेट्स पर भी निशाना साधने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि अब तक लाखों सिम पोर्ट करवाए जा चुके हैं। उन्होंने टोल फ्री किए जाने को भी कॉर्पोरेट्स का विरोध बताते हुए कहा कि लाखों सिम वापसी से किसानों का पैसा चुनिंदा कंपनियों के पास नहीं पहुंच सकेगा। कृषि कानूनों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ही कृषि कानूनों को कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, इसलिए किसानों ने सिम पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। भाकियों के ओंकार सिंह ने कहा कि मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने की शुरुआत हो चुकी है। किसान इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। लाखों की संख्या में ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट विशेष को बढ़ावा देने की कोशिशों पर सके। शांतिपूर्ण तरीके से किसान सरकार और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ विरोध जताएंगे, क्योंकि कृषि कानूनों से ही उन्हें ही फायदा पहुंचने की कोशिश की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़, पंजाब सरकार को भेजा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पंजाब में किसान आंदोलन के समर्थन में अवार्ड वापसी के बाद इस्तीफे का सिलसिला जारी हो गया है। पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को भेजा है। किसानों के समर्थन में इस्तीफे की पेश कर लखविंदर सिंह जाखड़ सुर्खियों में आ गए हैं। इस्तीफे की वजह उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन को बताया है। एडीजीपी पीके सिन्हा ने बताया कि उनके इस्तीफे की एक कॉपी मुझे भी मेल की है। पंजाब में किसानों के आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजनीति से लेकर खेल जगत तक किसानों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता पंजाब के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर मोहनजीत, प्रख्यात विचारक डॉक्टर जसविंदर सिंह और पंजाबी नाटककार व एक अखबार के संपादक ने किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक चैनल के सीईओ विकास खानचंदानी मुंबई में गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, टीआरपी रेटिंग स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानचंदानी को रविवार सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 6 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की थी और हंसा रिसर्च के अधिकारी नितिन देवकर की शिकायत के बाद जांच शुरू की थी। मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी घोटाले में नवंबर में यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस की अपराध आसूचना इकाई कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले की जांच कर रही है। अपराध शाखा इससे पहले इस मामले में रिपब्लिक टीवी के वितरण प्रमुख समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। व्यूअरशिप डेटा, कितने दर्शक कौन सा चैनल देख रहे हैं और कितने समय तक देख रहे हैं, दर्ज करने के लिए मापक यंत्र लगाने की जिम्मेदारी हंसा को दी गई थी। इससे पहले पुलिस सूत्रों के अनुसार रेटिंग हेरफेर मामले में कुछ दर्शकों ने स्वीकार किया था कि उन्हें रिपब्लिक टीवी ऑन रखने के लिए भुगतान किया गया था, फिर भले ही वे इसे नहीं देख रहे हो। दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। 2 स्थानीय चैनलों फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा का टीआरपी स्कैम की शुरुआती जांच में नाम सामने आया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, रद्द करने की मांग।
जी हां दोस्तों, देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इसी कड़ी में योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई थी जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। सीएम का मानना है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है। एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। इसके बाद सीएम योगी का यह बयान आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 2 बालिग शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। यह अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप यह अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। याचिका में इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग हाईकोर्ट से की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने किया 11 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का दावा, कहा नहीं पसीज रहा मोदी सरकार का दिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया, पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। उन्होंने यह सवाल भी किया, सरकार अब भी अन्नदाताओं नहीं अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है राजधर्म बड़ा है या राजहट। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जिस खबर का हवाला दिया उसके मुताबिक दिल्ली के निकट चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में बीमार होने के बाद 11 किसानों की मौत हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टोल फ्री करके किसानों ने दी चेतावनी, चाहे जेल भेजो या गोली मारो, बर्दाश्त नहीं काला कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। भाकियों के आह्वान पर शनिवार को दर्जनों किसानों ने सिवाया टोल प्लाजा पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धरना देते हुए टोल को फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि चाहे उन्हें जेल भेजा जाए या गोली मारी जाए, इस काले कानून के समाप्त होने तक उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में सभी जिलों में टोल फ्री करने का ऐलान किया था, जिसके चलते भाकियू नेता संजय दौरालिया और रविंद्र दौरालिया के नेतृत्व में दर्जनों किसानों दिन निकलते ही सिवाया टोल प्लाजा पर जा धमके। किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना देते हुए सभी वाहनों के लिए टोल को फ्री कर दिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए टोल के कर्मचारी भी विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि किसानों के हंगामे की सूचना के चलते मौके पर कई थानों की पुलिस सहित एसडीएम अमित कुमार भारतीय और सीओ सरधना संजीव दीक्षित भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस भी किसानों के सामने मौन साधे रही। इस दौरान किसान नेता संजय दौरालिया ने कृषि कानून को काला कानून बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार इस कानून को समाप्त नहीं करेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, फिर चाहे किसानों को गोली मारी जाए या जेल भेजा जाए। किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सवाल, कृषि कानूनों को हटाने के लिए और कितनी आहुति देंगे हमारे किसान भाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। दरअसल किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में अब तक 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। वहीं इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने किसानों की आय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश का आम कृषक पंजाब के किसान के बराबर आय चाहता है, लेकिन मोदी उन्हें बिहार के किसान की आमदनी के समक्ष रखना चाहती है। राहुल ने कहा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बदल सकता है वोटर आईडी का स्वरूप, चुनाव आयोग जारी करेगा डिजिटल आईडी। जी
जी हाँ दोस्तों, भारत में जल्द लोगों को वोटर आईडी की हार्ड कॉपी रखने से आज़ादी मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता आईडी कार्डों को डिजिटाइज करने और हार्ड कॉपी से दूर करने की योजना बना रहा है। इस मामले से परिचित लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप में कर सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में वोटर आईडी फिलहाल सिर्फ हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है और अब पीडीएफ के रूप में इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह योजना कैसे काम करेगी कि तौर तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्ड का डिजिटल स्वरूप मतदाता आईडी कार्ड की छपाई की लागत को दूर करने में मदद करेगा। प्रस्ताव को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार द्वारा लागू करने से पहले इसे मंजूरी देनी होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।